हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन के तीनों लॉज देखेंगे और एक एक करके तीनों लॉज पर डिस्कशन करेंगे और उसी के ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देख लेते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है a body at rest will remain at rest or a body in motion will remain in motion unless and until it is compelled by an external unbalanced force। लिख करके देता हूं मैं आपको, a body at rest will remain at rest or a body in motion will remain in motion unless and until it is compelled by an external unbalanced force। कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ये चीज़ ऐड कर सकते हैं आप उसके अंदर। ठीक है, मैं सब लॉ एक साथ लिख देता हूँ, फिर एक एक करके सभी पर डिस्कशन करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों? सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied on it, and change in momentum takes place, in the direction of the force। जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कि ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है ना? अब ये क्या चीज़ है इसको मैं समझाऊंगा जब मैं डिस्कशन करूंगा इस पर। उसके बाद अभी आपका थर्ड लॉ आप लोग जानते हैं कि थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ होता है टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। हर एक्शन के लिए क्या होता है? इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ये तीन लॉज जो हैं आप लोग ने पहले भी पढ़े हैं। अब जो है हम लोग उसकी मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आपने 9th या 10th लेवल पे इसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता है बस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तीन लॉज आपको मैंने न्यूटन के समझा दिए। अब जो है एक एक करके हम क्या करेंगे, लॉज पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे डिस्कशन करेंगे। आइए, ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो है अभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन ऑन फर्स्ट लॉ पे डिस्कशन करते हैं। आइए, अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, इट विल रिमेन एट रेस्ट। क्या मतलब उसका? इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास मान लीजिए कि कोई टेबल है, कोई आपके पास क्या है, टेबल है। तो वो जो टेबल पे अगर क्या है, अगर उस टेबल पे ऐसे कुछ रखा हुआ है, क्या रखा है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। एक टेबल है आपके पास, टेबल पे क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। अब अगर इस ब्लॉक पर फोर्स नहीं लगता है 200 साल तक, 500 साल तक, 1000 साल तक, तो वो ब्लॉक वहीं का वहीं रहेगा। वो ब्लॉक अगर रेस्ट पर है तो ब्लॉक अपने आप अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। समझ आ गया? अगर ब्लॉक को रेस्ट से मोशन में जाना है, अभी रुका हुआ है, रेस्ट पर है, अगर उसको रेस्ट से मोशन में जाना है तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा हमको, उस पर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे तब क्या होगा, वो रेस्ट से मोशन में जाएगा। तो हम ये बोलेंगे अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। समझ में आती बात? बहुत सिंपल है।
इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, और अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। अगर कोई बॉडी, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। क्या मतलब कि अगर आप क्या कर दो, एक फुटबॉल लो और फुटबॉल को आपने क्या कर दिया, उस फुटबॉल को आपने किक लगाई। जैसे आप क्या करते हैं, फुटबॉल को किक लगाते हैं, तो फुटबॉल को किक लगाने पर ही फुटबॉल क्या करेगा, कुछ वेलोसिटी से चलना शुरू कर दे। तो न्यूटन का लॉ ये कह रहा है कि अगर वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है तो वो हमेशा चलता ही रहेगा, उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। लेकिन ये हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन के खिलाफ बात करता है। हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो ये क्या करेगा, कुछ दूर जाने के बाद तो रुक जाएगा, मतलब वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, वो कुछ दूर जा करके अपने आप रुक जाएगा। उस पर कोई फोर्स तो लगा नहीं, उस पर फोर्स एक्चुअली लग रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है। ये फुटबॉल और ग्राउंड के बीच का क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक फोर्स है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, उसके मोशन को रोक देता है। अगर हम क्या कर दें, अगर हम ग्राउंड और फुटबॉल के बीच में, फुटबॉल की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को हटा देंगे तो वो बॉल बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। फुटबॉल हमेशा क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलता ही जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर फोर्स नहीं लग जाता। यानी क्या, अगर बॉडी को मूव करवाना है, रेस्ट से मोशन में लेके जाना है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आ गया। और अगर कोई बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तब फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी को अगर रेस्ट पर ही रखना है तब भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी को सिर्फ अगर एक्सेलरेट करवाना है तब फोर्स की रिक्वायरमेंट है। समझ आ गया। तो यहाँ से क्या क्या बात समझ में आ रही है कि बॉडी को अगर अपने को क्या करना है, रेस्ट पर रखना है तो फोर्स नहीं रिक्वायर्ड है। समझ में आ गया। बॉडी को अगर अपने को क्या करना है, एक्सेलरेट, बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है। क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तब भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बॉडी को अगर एक्सेलरेट करवाना है, क्या करवाना है, एक्सेलरेट करवाना है, तब फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो फोर्स कहाँ काम आएगा या कब काम आएगा, जब अपने को क्या करना होगा, बॉडी को एक्सेलरेट करवाना होगा, तभी फोर्स काम आएगा, वरना फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। एक्सेलरेट करवाने का मतलब होता है वेलोसिटी को चेंज कराना। वेलोसिटी को चेंज कराने का मतलब स्पीड भी कभी चेंज, बढ़ाना घटाना हो सकता है, और बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को चेंज करना भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं मैंने। तो ये बहुत छोटा सा डिस्कशन था न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे कि अगर कोई बॉडी है, हम चाहते हैं वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। कब तक, जब तक फोर्स नहीं लग जाता। तो बॉडी को रेस्ट पर रखना है, फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी चलाना है तब भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एरिस्टोटल यही गलत समझता था। एरिस्टोटल कहता था कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, जबकि फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बॉडी को एक्सेलरेट करवाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अपना क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। आपको पहले भी मैंने बताया था, गलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलीलियो का लॉ है, उसने सिर्फ इसको जमा कर दिया। समझ आ गया। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो एक्चुअली गलीलियो का लॉ है, गलीलियो ने बताया था उसके बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डिस्कशन ऑन न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या करता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ दो चीज़ों को डिफाइन करता है। आइए मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या करता है, दो चीज़ों को डिफाइन करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या करता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस, दो चीज़ों को डिफाइन करता है बच्चों। ये एक तो फोर्स को डिफाइन करता है और दूसरा वो इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है कि अगर बॉडी को क्या करना है, रेस्ट से मोशन में लेके जाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। बॉडी को एक्सेलरेट करवाना है, फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। चलो भाई, यानी मूव करती हुई बॉडी को रुकाना है तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंसी है। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंसी है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस भी आना चाहिए, टेंड्स टू चेंजेस, विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, ऐसे लिखो, विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट के दो मतलब होते हैं, रेस्ट या फिर मोशन। ठीक है ना। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो या तो उसके स्टेट को चेंज कर देगा,
स्टेट को चेंज कर देगा मतलब क्या, रेस्ट से मोशन में लेके जाएगा या मोशन से रेस्ट पे लेकर आएगा, या टेंड करेगा, कोशिश करेगा स्टेट चेंज करने की। कई बार हम फोर्स लगाते हैं, स्टेट चेंज नहीं होता। देखो फोर्स लगा रहा हूँ, दीवार पीछे गई क्या, नहीं गई, समझ में आ गया। तो इसलिए वजह से मैंने टेंड्स टू चेंज लिखा। तो एक एक्सटर्नल एजेंसी होती है फोर्स, जो कि क्या करता है, जो कि बेसिकली या तो स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज कर देगा या कोशिश करेगा उसको चेंज कर दे, ठीक है। इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू, क्या करने के लिए, टू चेंज इट्स स्टेट, टू चेंज इट्स स्टेट। मतलब क्या, मतलब इसका ये हो गया कि बेसिकली जो आपका इनर्शिया है ये क्या है, कि अब इसको समझते हैं। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसके बारे में आपको। बॉडी अपने आप से अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती। जैसे आपके आसपास अगर कोई चीज़ रखी है, जैसे कोई टेबल पे फ़ोन रखा हुआ है या टेबल पे मान लीजिए कोई किताब रखी हुई है, तो वो किताब को मैं कितना भी बोल दूँ चलो, किताब चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? बुक इसलिए नहीं चलेगी, किताब इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि वो किताब की इनएबिलिटी है, वो अपने आप से रेस्ट से मोशन में नहीं जा सकती। समझ आ गया? अगर कोई मान लीजिए क्योंकि ट्रेन चल रही है, मैं कितना भी बोल दूँ रुक जाओ, वो अपने आप से नहीं रुक सकती जब तक उस पर ब्रेक ना लग जाए। लोको पायलट क्या करे, जब तक ट्रेन पे ब्रेक ना लगाए तब तक वो रुकेगी नहीं। क्यों अपने आप से क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि वो उसकी इनएबिलिटी है, वो अपने आप से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बच्चा है, इस बच्चे के दो घर हैं, होम 1 होम 2। एक घर गांव में, एक घर शहर में, ऐसा समझ लीजिए। तो अब क्या होता है, ये जो है, ये बच्चे की खास बात ये है कि जिस घर में रहता है ना, उस घर में उसका दिल लग जाता है। ये दूसरे घर में जाना नहीं चाहता है। समझ आया? क्लियर हो गया? तो अगर ये अपने, ऐसे लिख देता हूँ, गांव वाला घर है और ये शहर वाला घर है, ठीक है? क्लियर हो गया? अगर ये गांव वाले घर में रहता है तो ये अपने आप से शहर वाले घर में नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसकी कहानी बना देता हूँ। ये बच्चा है, इस बच्चे के दो घर है और एक घर गाँव में, एक घर शहर में। अब छुट्टियाँ पड़ गई हैं वो गाँव में। अब गाँव में 1 महीना 2 महीना रहा, अब उसका दिल वहाँ लग गया। अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, स्कूल स्टार्ट होगी, तो वो गांव वाले घर से शहर वाले घर में जाना नहीं चाहता। तो अब उसके पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, उसके पेरेंट्स को फोर्स करके उसको गांव वाले घर से शहर वाले घर में लेकर जाना पड़ता है। समझ आ गया? क्लियर है? अब वो शहर वाले घर में आता है, 8 महीना 6 महीना जितना महीना रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, फिर से वेकेशन आ जाती है। कोई भी वेकेशन, दिवाली वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन, समर वेकेशन, कुछ भी, कोई भी वेकेशन आ गई। अब उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो फिर से गांव जाए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर वो फिर से गांव लेकर जाना चाहते हैं अगर उसके पेरेंट्स, तो इसका दिल अब इधर लग गया, शहर वाले घर में लग गया। तो ये फिर से शहर वाले घर से गाँव वाले घर में जाना नहीं चाहता। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो उसके पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, फोर्स लगा करके उसको ये होम 2 से होम 1 में लेकर जाना पड़ता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसके अंदर एक अपोजिशन है, ये अपोज करता है चीज़ों को। ये एक घर से दूसरे घर में अपने आप जाना नहीं चाहता, क्या करना पड़ता है, उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। समझ आ गया? बिल्कुल वैसे ही अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, हर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, जैसे इस बच्चे के 2 घर थे, हर ऑब्जेक्ट के 2 स्टेट होते हैं। इसके 2 होम थे, इसके 2 स्टेट होते हैं। स्टेट के 2 मतलब होते हैं, बताया था आपको मैंने। एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन। समझे क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? एक होता है रेस्ट, एक क्या होता है, मोशन। अगर वो रेस्ट वाले घर में होता है तो अब ऑब्जेक्ट का दिल लग जाता है। आपके टेबल पे या आपके आसपास कोई चीज़ रखी है, अब वो रेस्ट वाले स्टेट में है, रेस्ट वाले घर में, उसका उसमें दिल लग गया। अब वो किताब को बोलो चलो, तो वो अपने आप नहीं चल सकती। अगर आप चाहते हैं कि रेस्ट वाले घर से या रेस्ट वाले स्टेट से आप उसको मोशन वाले स्टेट में लेकर जाओ, तो क्या करना पड़ता है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, रेस्ट से मोशन में लेके जाना पड़ेगा। समझ आ गया? ठीक है ना? अब कोई जैसे, अरे वो स्पाइडरमैन में देखा होगा आपने, पुरानी स्पाइडरमैन, पुराने ज़माने के आदमियों में, तो पुरानी स्पाइडरमैन देखी होगी आपने। तो पुरानी स्पाइडरमैन में वो क्या होता है, वो स्पाइडरमैन आकर के क्या करता है, ट्रेन को रोकता है। तो ट्रेन को इतने सारे जाले लगा करके वो रोकता है। कैसे, क्यों रोकना पड़ता है उसको? इसलिए रोकना पड़ता है उसको
क्योंकि अब ट्रेन क्या है, ट्रेन अभी अपने मोशन वाले घर में, मोशन वाले स्टेट में। समझ में आ गया? आप ट्रेन को बोलेंगे रुको, ट्रेन रुकेगी नहीं। समझ आ गया? आप ट्रेन को मोशन से रेस्ट पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मोशन से रेस्ट पर लेके जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे ये अपोजिशन दिखा रहा था, अपोज कर रहा था, बिल्कुल वैसे ये भी अपोजिशन दिखाएगा, लेकिन इसके अपोज करने का नाम तो अपोजिशन है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अपोज करने के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये होता है इनर्शिया। अब पूरा दिमाग में बैठ जाता है इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया बेसिकली क्या है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो ये इनर्शिया होता है। अब मैं अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर देता हूँ। इनर्शिया का मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है, चलाने में दिक्कत या चल रहा है तो रोकने में दिक्कत, ये होता है इनर्शिया। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो इनर्शिया क्या चीज़ होती है, इनर्शिया होता है चलाने में दिक्कत, ध्यान रखिएगा, चलाने में दिक्कत या चल रहा है तो रोकने में दिक्कत। क्या कह रहा हूं मैं, चलाने में दिक्कत या चल रहा है तो रोकने में दिक्कत, उसको इनर्शिया कहते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये आपका इनर्शिया है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैं डिफाइन करता हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर मैं आपसे कहूँ, मैं अपनी भाषा में उसको कहूँ, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। समझ में आ गया? तो हर चीज़ आसान भाषा में है। ये हमारा जो ब्रिज कोर्स है ये भी आसान भाषा में है। तो हर चीज़ आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। समझ में आ गया? इनर्शिया क्या है, इनर्शिया है चलाने में दिक्कत या चल रहा है तो रोकने में दिक्कत, उसको इनर्शिया कहते हैं। समझा? क्लियर हो गया? तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ और उस पर डिस्कशन है। अच्छा, इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया भी आप लोग समझ लीजिए कि इनर्शिया जो होता है बच्चों, उसके 3 टाइप होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो क्या बोलेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। समझ आ गया? क्लियर हो गया? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप एक गद्दा लेते हैं, गद्दे को आप क्या करते हैं, एक डंडा लेकर के पीटते हैं, तो गद्दा जैसे पीछे जाएगा धूल ऐसे नीचे गिरती है। होता क्या आपको पता है, वो गद्दे में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। जैसे रुमाल में होल होते हैं, वैसे छोटे छोटे क्या होते हैं, सब पोर्स होते हैं। उन पोर्स में डस्ट बैठा हुआ होता है। समझ में आ गया? अब डस्ट क्या बोलता है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। बैठा हुआ है ना, रेस्ट पर है। आपने गद्दे को पीटा, गद्दा पीछे गया, लेकिन वो अपने रेस्ट वाले स्टेट में ही रहता है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो गद्दा पीछे गया, पोर पीछे चला गया, डस्ट वहीं रह गया, फिर डस्ट ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाता है। समझ आ गया? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के। एग्जांपल के तौर पे आप क्या है, आप अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे बस चल रही है, ठीक है ना, एक बस में आप बैठे हुए हो, बस चल रही है, अचानक से ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है, आप आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? आपकी बॉडी क्या बोलती है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आपकी बॉडी आगे बढ़ना चाहती है, तब भी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन बस तो रुक चुकी है, तो फ्रिक्शन की वजह से आप रुक जाते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो आपकी बॉडी यही कहती है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, आप तब भी आगे जाना चाहते हैं। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि आपकी बॉडी क्या चाहती है, चल रहा हूँ तो चलते ही रहना चाहिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी वही डायरेक्शन में चलता हूँ तो चलते रहना दो, चेंज करने में मुश्किल होगी। जैसे एक खरगोश है, उसके पीछे एक डॉगी पड़ा हुआ है, तो जब खरगोश भागता है ना, तो ऐसे ऐसे जिगजैग भागता है। तो ये अगर ऐसे, ये मान लीजिए कि अभी खरगोश ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, तो डॉगी उसके पीछे भागा। अब खरगोश ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो ये डॉगी क्या बोलता है, डॉगी का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, तो डॉगी का अभी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था, लेकिन अभी इधर मुड़ गया, तो इसको अपने डायरेक्शन चेंज करने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि डॉगी की बॉडी बोलेगी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, यही डायरेक्शन में चलो। समझा? क्लियर हो गया? तो ये इसके कुछ मैंने आपको बता दिए, डिस्कशन बता दिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ पर। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपको मैंने उसका स्टेटमेंट बताया, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताना क्या चाहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, बॉडी को रेस्ट पर ही रखना है, फोर्स नहीं लगेगा। बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी चलाना है, फोर्स नहीं लगेगा। बॉडी को एक्सेलरेट करवाना है, तब फोर्स लगेगा।
ठीक है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? फोर्स को और इनर्शिया को। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंसी जो क्या करता है? बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट के दो मतलब है। बॉडी अपने दो स्टेट्स में रह सकती है, या तो रेस्ट पर या तो मोशन में। समझ में आ गया? रेस्ट से मोशन में लेके जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, मोशन से रेस्ट पर लगाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया है। अब उसके बाद मैंने आखिर में एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देके आपको मैंने इनर्शिया समझा दिया, इनर्शिया के टाइप बता दिए, उसके एग्जाम्पल्स करा दिए। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो इनर्शिया या न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है हमारे, ये सब ब्रिजिंग को, ये ब्रिज कोर्स है। अभी 12th में अगर आपको जाना है, 12th के टॉपिक्स को समझना है, तो आपको इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है। अब जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको 12वीं समझ में आने वाली नहीं है। जो टीचर्स डायरेक्ट 12वीं पढ़ा रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा वो कैसे पढ़ाएंगे। वो रटने के लिए बोलेंगे आखिर में, आपको समझ में ही नहीं आएगा आपको, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो। इसी वजह से ये ब्रिज कोर्स आपके लिए है 2022 बैच के लिए। तो ब्रिज कोर्स में आपको वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा जो आपको 12th के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, थैंक यू। तो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर कर लिया, फिर हम सेकेंड लेक्चर बनाएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।